हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और आपको पता है कि हाँ मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी बुक्स का मॉडल पेपर हम वन बाय वन करके यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। जानते रहिए हमारी सेकंड बुक्स चल रही है और आज हम जानते रहिए हिस्ट्री के 122 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ आप अपने क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जानते रहिए स्टार्टिंग को जो हमारे जो 5 क्वेश्चन है उसके ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, तो उसका आंसर हमें सर्च नहीं करना है, लेकिन 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हमें अपने से सॉल्व करना रहेगा। जानते रहिएगा फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे। तो जानते रहिएगा हेरोडोटस जो है वो थे यूनान के निवासी। यूनान देखिए ऑप्शन नंबर बी में है और देखिए उत्तर में भी बी ऑप्शन है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध क्रांति के बाद सोवियत संघ एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। तो जानते रहिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व देखिए ऑप्शन नंबर बी में है और उत्तर में भी देखिए ऑप्शन में आया है बी, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्लिक हम कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो कौन सा था। तो जानते रहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। लोथल देखिए ऑप्शन नंबर डी में है और देखिए उत्तर में भी डी लिखा है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो जानते रहिएगा उन्होंने सारनाथ पे दिया था। सारनाथ देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है और उत्तर में भी देखिए ए आया है, तो हमारा ए नंबर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे अधिक पुराना था। तो जानते रहिएगा सबसे जो पुराना वंश है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है और देखिए उत्तर में भी डी लिखा है ऑप्शन, तो इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 179 नंबर से देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1665 ईस्वी में संपन्न प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो जानते हैं कि ये संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। तो शिवाजी जयसिंह देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गए हैं, तो हम ए ही नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 280 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री उपस्थित हुआ था। देखो ऑप्शन ए में है विलियम हॉकिंग, बी नंबर पर है विलियम फिंच, सी नंबर पर है सर थॉमस रो और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जानते रहिए ये सभी के सभी उपस्थित थे, इसलिए हम डी नंबर को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। 181 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जानते रहिएगा मुगल सम्राट जो अकबर थे उनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी। तो 27 अक्टूबर 1605 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 1605, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 182 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 283 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पल्लवों की राजधानी थी तो कहाँ थी। तो जानते रहिएगा पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 284 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका किस वर्ष आजाद हुआ था। तो जानते रहिएगा श्रीलंका आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। तो 4 फरवरी 1948 देखिए कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 1948, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 285 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा नामक दो अलग अलग राज्यों का संगठन किस वर्ष किया गया। तो जानते रहिए ये किया गया था, जानते रहिएगा 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 देखिए कहाँ, देखा 1966 आया है ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 286 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जानते रहिएगा महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी किस वंश का था। तो जानते रहिएगा जो महमूद गजनवी था वो गजनी वंश का था। तो गजनी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे, देखिए 294 नंबर क्वेश्चन जो अभी कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित हैं। तो जानते रहिएगा मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा ये जो दो प्राचीन नगर हैं ये इस समय पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ये क्वेश्चन होता कि लोथल कहाँ है। तो जानते रहिएगा कि लोथल भारत में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है और लोथल जो है भारत में है, जानते रहिएगा। 295 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन में 3 बातें सही होंगी, कोई एक होगा जो सही नहीं होगा। देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, सिंधु घाटी
सिंधु घाटी के तत्कालीन लोग बहुत सभ्य थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए बी नंबर पर है वे ईंटों से बने बढ़िया मकानों में रहते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए सी में कह रहा है वे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में अच्छी तरह जानते थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। और फिर देखिए डी में है वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे, ये देखिएगा यहाँ मिस्टेक है, जानते रहिएगा वे सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, यहाँ नहीं वर्ड यूज किया गया, इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है ये गलत है। जानते रहिएगा कि जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सोने चांदी और तांबा के बने हुए आभूषणों को पहना करते थे, तो यहाँ ये बात गलत बोली गई है नहीं लगाकर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब माना जाता है, तो जानते रहिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय माना गया है वो जानते रहिएगा ईसा पूर्व 2500 से, जानते रहिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा लेकिन आधुनिक की बात करें, अभी अगर बात करें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें जिसका नाम है जानते रहिएगा कार्बन रेडियो कार्बन C14, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे जो सर्वमान्य डेट अभी निकल के आई है जो सभी उसको सहमत हैं वो है जानते रहिएगा 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। जानते रहिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार जो डेट निकल के आई है जो समय बताया गया है वो बताया गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जानते रहिए किसके अकॉर्डिंग, रेडियो कार्बन C14 के अकॉर्डिंग, उस पद्धति के अनुसार जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 297 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में क्या पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में है देवी की स्तुति के मंत्र, बी नंबर पर यज्ञ या बलि के लिए मंत्र, सी नंबर पर है रोग तथा शत्रुओं को दूर भगाने के लिए सम्मोहन तथा तंत्र, और डी में है हिंदू संगीत शास्त्र का मूल रूप। तो जानते रहिएगा ऋग्वेद में पाया जाता है देवी स्तुति के मंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे। तो जानते रहे कि ऋग्वैदिक आर्यों के जो युद्ध के देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र देखो ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र थे, सिर्फ युद्ध के ही नहीं बल्कि वर्षा के देवता भी थे, तो युद्ध के भी देवता और वर्षा के भी देवता इंद्र ही थे। जानते रहिएगा 288 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जानते रहिएगा इन दोनों के इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो 21 अप्रैल 1526 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 289 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो जानते रहिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए ऑप्शन नंबर ई में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जानते रहिएगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 291 नंबर क्वेश्चन है गायत्री मंत्र लिया गया है तो कहां से लिया गया है। तो जानते रहिए गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महान परिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक। 293 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु निम्न में कौन सा था। देखिए ऑप्शन ए में है उदयन, बी नंबर पे भगवान बुद्ध, सी नंबर पे उपगुप्त और डी में है प्रसेनजीत। जानते रहिए इन चारों ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी में है उपगुप्त ने जो था वो उन्होंने अशोक को दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जानते रहिएगा इसमें भी दो मत हैं। जानते रहिएगा दिव्यादान जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन दीपवंश एवं महावंश नाम के जो दो ग्रंथ हैं इसके अनुसार 14 वर्ष शासन करने के पश्चात नियोग जानते रहिएगा निगोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को दी थी। तो मतलब दीपवन महावंश के अनुसार निगोथ नामक जो भिक्षु थे उन्होंने दीक्षा दी थी और दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने दी थी। तो इसमें हमें दोनों ऑप्शन देख के चलना है कि उपगुप्त और निगोथ दो में से कोई एक आए हैं। तो देखिए उपगुप्त आ चुके थे इसलिए हमने सी नंबर को क्लिक कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन में उपगुप्त ही आए, हो सकता है कहीं निगोथ दे दे, क्योंकि दीपवन महावंश के अनुसार उनको दीक्षा किसने दिया था, निगोथ ने, और दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने दिया था। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, उपगुप्त भी और निगोथ भी।
299 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद वेद में गया पंचनन किसे कहा है। तो जानते रहिएगा ऋग्वेद में जो पंचनन कहा गया है वो बोला गया है आर्यों के 5 कबीलों को। तो आर्यों का 5 कबीला देखिए ऑप्शन में बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए 309 नंबर पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। देखो ऑप्शन में है इसे वंश परंपरा का रूप देना था। बी नंबर पे है कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से। सी में है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने के लिए। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा आर्यों में जाति प्रणाली इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि वो चाहते थे कार्यों को सुचारू रूप से करना। तो कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ताकि सभी को काम बांट दिया जाए, सब लोग अपना अपना काम करें, इसलिए जाति परंपरा का उन्होंने शुरुआत किया था। तो देखिए बी नंबर पे है कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य थे, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से आर्यों की खास विशेषता क्या थी। देखो ऑप्शन में है ग्रामीण सभ्यता, बी नंबर पर है शहरी सभ्यता, सी में है घुमक्कड़ सभ्यता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि आर्यों की जो विशेषता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू सभ्यता की शुरुआत किसने की। तो जानते हैं कि हिंदू सभ्यता की शुरुआत की थी आर्यों ने। आर्य देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई। तो जानते हैं रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो हुई थी आर्य सभ्यता वैदिक काल में। तो वैदिक काल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए इसका जो समय अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है 600 ईसा पूर्व से पहले। ऐसा माना जाता है कि रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो 600 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। 403 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। देखिए ऑप्शन में है मोसेज, बी नंबर पे है कन्फ्यूशियस, सी नंबर पे है मोहम्मद, डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो जानते रहिए इस बुक्स के अनुसार जिसका मॉडल पेपर आपको हम करा रहे हैं, इस बुक्स के अनुसार वो जो समकालीन थे वो थे मोसेज। मोसेज देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जानते रहिएगा हमने गूगल पे सर्च किया था, मोसेज नाम का कोई इंसान मिला नहीं, बल्कि टोटल जो मिले थे 29 लोगों का नाम मिला, जिसमें से कुछ नाम आपको बता दे रहे हैं, जैसे बिंबिसार हो गए, देवदत्त हो गए, प्रसेनजीत हो गए, अजातशत्रु हो गए, सुनीति हो गए, अंगुलीमाल हो गए, उपसेन हो गए, जीवक हो गए, नंद हो गए। ये सब क्या थे, समकालीन थे। लेकिन मोसेज नाम का कोई इंसान मिला नहीं। लेकिन चूंकि ये बुक्स कह रही तो हम भी फिलहाल मान ले रहे हैं, लेकिन जानते रहिएगा कई लोग थे जो उनके समकालीन थे। 305 नंबर देखिए कुछ कह रहे हैं कि राजगृह किस राज्य की राजधानी थी। जानते रहिएगा राजगृह जो थी वो मगध की राजधानी थी। मगध देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाक्य वंश का वह कौन राजकुमार था जिसने एक महान धर्म की स्थापना की। तो जानते रहिएगा शाक्य वंश का वो महान राजकुमार था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो जानते रहिएगा भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडलपुर में। तो वैशाली नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 308 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय के जैन साधु क्या पहनते हैं। तो जानते हैं जो दिगंबर संप्रदाय के जो जैन साधु होते हैं वो कुछ भी नहीं पहनते। तो कुछ भी नहीं पहनते मतलब न्यूड रहते हैं, नंगे रहते हैं। नंगे देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तो जानते हैं प्राचीन हिंदू कानून के जो प्रसिद्ध लेखक थे वो थे मनु देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 318 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था किन पक्षों के बीच में लड़ा गया, मतलब किसके बीच में लड़ा गया था। तो जानते हैं कि ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ लड़ने आए थे, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 319 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था। तो जानते हैं कि यह युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। तो 23 जून 1757 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 320 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित कराया था। तो जानते रहिएगा खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में उन्होंने संदेशों को अंकित कराया था। खरोष्ठी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 321 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग थे। तो जानते हैं हीनयान और
और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के दो भाग थे। तो बौद्ध धर्म जो ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 310 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमी संवत मतलब विक्रम संवत का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ। तो जानते हैं विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था ईसा पूर्व 57 ईस्वी वर्ष में। तो ईसा पूर्व 57 वर्ष देखिए कहीं नहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 58, यहाँ 58 नहीं बल्कि 57 होना चाहिए। तो जानते हैं विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था ईसा पूर्व 57 वर्ष में। तो ईसा पूर्व 57 वर्ष अपने से यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, 58 को 57 कर लेंगे, जानते रहिएगा। फिर देखिए 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है। तो जानते हैं अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य। देखो ऑप्शन नंबर सी में है तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो जानते हैं शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। तो 78 ईस्वी देखो ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन किसके दरबार में रहता था। तो जानते हैं नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क देखो ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। रहेगा सिर्फ नागार्जुन ही नहीं बल्कि चरक भी, जो कि हमारे यहाँ के माने जाने आयुर्वेदाचार्य जिनको बोला जाता है, चरक भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे, जानते रहिएगा। फिर देखिए 314 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जानते रहिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त देखिए ऑप्शन नंबर ए में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 315 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी देखो ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 316 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी देखो ऑप्शन नंबर ई में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 317 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया। तो जानते रहिएगा ये लड़ा गया था पानीपत का जो दूसरा जो युद्ध था वो लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन चूंकि यहाँ कट रहे हैं हम अपने से नोट कर लेंगे हेमू और अकबर। वैसे जानते रहिएगा हेमू का जो पूरा नाम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, लेकिन जानते रहिएगा वो जो फेमस है वो हेमू के नाम से ही फेमस है, इसलिए हम भी हेमू ही लिखेंगे। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जानते रहिएगा। 322 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो जानते हैं कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखिए कहीं आपको नहीं ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जानते रहिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बात ही एक ही है। देखो ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त सेकंड तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में महरौली में लौह स्तंभ पर किसके बारे में अभिलेख है। तो जानते रहिएगा जो दिल्ली में जो महरौली जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड बोलिए या फिर कहिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अभिलेख है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में चंद्रगुप्त सेकंड तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 324 नंबर क्वेश्चन है कि वेनसांग के विवरणों में किस राजा के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। तो जानते हैं वेनसांग जो था उसके विवरणों में हर्ष के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। तो हर्ष देखो ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर दें। 325 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था। तो जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने हराया था। मोहम्मद गौरी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा पृथ्वीराज चौहान ने अगर बात करें देखिए तराइन के युद्ध की बात करें, तराइन युद्ध का जो प्रथम युद्ध हुआ था प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और लेकिन जब दूसरी युद्ध हुआ जो तराइन का तो उसमें मोहम्मद गौरी ने बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण किया था पूरी तैयारी के साथ और दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 326 में क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरत कब पहुंचा था। तो जानते रहिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक जो जहाज जो सूरत पहुंचा था वो पहुंचा था 1608 ईस्वी को। तो 1608 ईस्वी देखो ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 327 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था। तो जानते हैं वो साम्राज्य है विजयनगर। विजयनगर जो है तालीकोटा युद्ध के में पराजय के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो विजयनगर देखो ऑप्शन नंबर बी में है तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 328 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मुगल सम्राट आलमगीर नाम से प्रसिद्ध था। तो जानते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध था। औरंगजेब देखो ऑप्शन नंबर डी में है तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 329 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के शासन काल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी। तो जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी औरंगजेब के शासन काल में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है गुरु तेग बहादुर तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते हैं कि इनकी हत्या जो की गई थी वो की गई थी 11 नवंबर 1675 ईस्वी को, याद रखिएगा। फिर देखिए 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था। तो जानते हैं कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते हैं खानवा का जो युद्ध हुआ
हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, याद रखिएगा। फिर देखिए 331 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी साम्राज्य कुल कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा। तो जानते हैं जो खिलजी साम्राज्य था वो कुल 20 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रहा। तो 20 वर्ष देखो ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 332 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंजावुर का शिव मंदिर किस शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो जानते हैं जो तंजावुर जो शिव का मंदिर है वो जानते रहेगा चोल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो चोल देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इस्लाम का आगमन 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति के नेतृत्व में हुआ था। तो जानते रहेगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था इस्लाम का आगमन भारत में। तो मोहम्मद बिन कासिम देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए एक क्वेश्चन और ऐसे बन सकता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो जानते रहिएगा वो मोहम्मद बिन कासिम ही है, यही वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया था एज अ मुस्लिम के रूप में, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 441 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो जानते हैं कि भारत का अंतिम जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 342 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने शासन की किस वर्ष में कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया। तो जानते रहिएगा अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया था। तो देखिए यहाँ 8वां नहीं आया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही गलत पूछा गया लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सही मान लें, जैसा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया था। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 8वें वर्ष में। 8वां जब वो शासन कर रहा था तो उस 8वें वर्ष में उसने कलिंग को मगध राज्य में शामिल कर लिया था, जानते रहिएगा युद्ध करके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह होता कि किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बना लिया था, जानते हैं कि 13वें अभिलेख से पता चलता है। तो यहाँ जो 10वां 11वां 12वां जो भी दिया गया है कि 10वें 13वें 15वें 11वें ये सब अभिलेखों का जिक्र कर दिया गया। और क्वेश्चन कह रहा है वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष में मिलाया था, और यहाँ अभिलेख ऑप्शन में दे रहा है। तो यहाँ दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने से ऐड करना होगा कि अशोक ने अपने शासन काल के जो शासन वर्ष था वो 8वें वर्ष में जो आक्रमण करके कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन इस बात का पता किस अभिलेख से चलता है, इस बात का पता चलता है 13वें अभिलेख। फिर देखिए 343 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शासक की साम्राज्य सीमा पामीर के पार मध्य एशिया तक थी। तो जानते हैं कि वो भारतीय शासक था कनिष्क। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 344 में क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कहाँ का इतिहास वर्णित है। तो जानते हैं कि कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है उसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 345 में क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट के हर्षचरित में किसके शासन का वर्णन मिलता है। तो जानते हैं कि जो बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें हर्षवर्धन के शासन का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 334 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के किस देश के नाविक केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचे। तो जानते रहेगा वो यूरोप के देश के वासी हैं पुर्तगाल। जानते रहेगा पुर्तगाल वासी जो हैं वो जानते रहेगा वो नाविक जो है केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचे थे। तो पुर्तगाल देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश के अभ्युदय में पूर्व भारत के अधिकांश भागों पर किन विदेशियों का आधिपत्य था। तो जानते रहेगा वो थे कुषाणों का आधिपत्य था। कुषाण देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ था। तो जानते हैं कि सिसोदिया जो वंश था उसका जो राज्य था वो था मेवाड़ में। मेवाड़ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते हैं कि जो सिसोदिया जो वंश है जानते हैं कि ये राजपूतों का गोत्र का नाम है। जानते हैं 337 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में किसके दरबार में भारत आया था। तो जानते हैं जो इब्न बतूता था जो कि 333 ईस्वी में भारत में आया था वो आया था मोहम्मद तुगलक के राज दरबार में। मोहम्मद तुगलक देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 338 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने राजस्व प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया था। तो जानते हैं वो है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है इसने राजस्व प्रशासन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। तो शेर शाह सूरी देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 339 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। तो जानते हैं कि जो
चांद बीबी थी, ये अहमदनगर की शासिका थी। अहमदनगर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 340 नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी किसे हराकर उत्तरी भारत का शासक बना था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। जानते हैं कि शेरशाह सूरी जो है जानते हैं कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर उत्तरी भारत का शासक बना था, जानते रहिएगा। तो इसको हम अपने से नोट कर लेंगे, 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर, जानते रहिए। 346 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि महाभाष्य का लेखक कौन था। तो जानते हैं कि महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि जी। तो पतंजलि देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 347 नंबर कुछ कह रहा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो जानते हैं गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव जी ने। जयदेव जी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 348 नंबर कुछ कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था। तो जानते हैं पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा जी ने। तो विष्णु शर्मा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 349 नंबर कुछ कह रहा है कि अकबरनामा का लेखक कौन था। तो जानते रहिए अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल जी। तो अबुल फजल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 350 नंबर कुछ कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किसके राज्य का वर्णन किया है। तो जानते हैं कि चीनी यात्री जो वेनसांग है इन्होंने हर्षवर्धन के शासन का वर्णन किया है। तो हर्षवर्धन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। तो जानते हैं जो अलबरूनी है इसने महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। तो महमूद गजनवी देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में राणा प्रताप को हराया था। तो जानते रहिएगा राजा मान सिंह जो थे, जो कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप को हराया था। तो हल्दी घाटी देखिए का मैदान ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा हल्दी घाटी जो हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता था है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जानते रहिएगा ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में, जानते रहिएगा। 353 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। तो जानते रहिएगा वो शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ये हमेशा जानते रहिएगा प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देते थे। तो देखिए हर्षवर्धन आए हैं, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 354 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान महमूद ने गुजरात पर हमला करके सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो जानते रहिएगा 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में महमूद ने गुजरात पर हमला करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो 1026 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो 55 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ था। तो जो तीसरा मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में। तो 1817 से 1818 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा तीसरा मराठा युद्ध जो हुआ था ये बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 356 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र को किसने हराया था। तो जानते हैं कि चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने हराया था। मोहम्मद गोरी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जानते हैं कि गौतम बुद्ध को बोध गया में बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 358 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कहां उतरा था। तो जानते हैं वास्को डिगामा जो था वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पे जहां उतरा था वो है कालीकट। तो कालीकट देखिए कहां है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिए कालीकट में 20 मई 1458 ईस्वी को वास्को डिगामा यहाँ कालीकट में उतरा था, जानते रहिएगा। 364 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर क्यों हटा लिया था। तो जानते रहिएगा इसलिए हटा लिया गया था क्योंकि अकबर मानता था कि ये भेदभाव पूर्ण है, ये बहुत ही भेदभाव पे आधारित है, इसलिए उसने इस कर को हटा लिया था। तो भेदभाव की बात देखिए कहां आया है, देखो ऑप्शन बी में है कि इसके अनुसार, इसके मतलब कि अकबर के अनुसार यह कर भेदभाव परक था, मतलब बहुत ही भेदभाव रखता था, इसलिए उसने हटा लिया था। इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जिनको नहीं पता जजिया कर क्या है जानते रहिएगा, क्योंकि अकबर जो थे वो मुस्लिम थे, तो जो मुस्लिम शासक इनसे पहले भी हुए थे उन्होंने एक रूल बना दिया गया था कि चूंकि ये सभी मुस्लिम थे तो ये मानते थे कि चूंकि हम मुस्लिमों के बीच में अगर गैर मुस्लिम कोई आएगा, कोई गैर मुस्लिम हमारे बीच में रहेगा तो उसे हमारे बीच में रहने के लिए कर देना पड़ेगा, जिसका नाम उन्होंने रखा था जजिया
कर, तो जानते रहिएगा मुस्लिम धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्म का अगर व्यक्ति उनके राज्य में रहता था तो उसके बदले उसको कर देना पड़ता था, जिसका नाम इन्होंने जजिया कर रखा था। तो जानते रहिएगा अकबर ने इस कर को हटा दिया था, याद। तो 65 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। जानते हैं इसलिए किया था कि नूरजहां जो थी अपने दामाद शहरयार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, इसलिए शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है नूरजहां अपने दामाद शहरयार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, इसलिए। तो हम इसलिए सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 366 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अफगान मनसबदार महावत खान ने जहांगीर और नूरजहां के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। तो जानते हैं हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में देखिए आया है महावत खान बेगम नूरजहां की जातियों से तंग आ गया था, तो इसलिए उसने क्या किया था, विद्रोह किया था, इसलिए हम सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। 359 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किस वर्ष ले लिए थे। तो जानते रहिएगा 1858 ईस्वी को, 1858 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए थे। 1858 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो जानते रहिएगा जो अमीर खुसरो हैं ये राजकवि थे गयासुद्दीन तुगलक का, तो चूंकि गयासुद्दीन के राजकवि थे तो इसलिए गयासुद्दीन तुगलक का ही संरक्षण इन्हें प्राप्त था। तो गयासुद्दीन तुगलक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 361 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जानते रहिएगा शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 362 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर का जन्म किस कारण से शाही महल के बजाय सिंध में हुआ था। तो जानते रहिए इस वजह से हुआ था क्योंकि जो अकबर के जो माता पिता थे वो शेरशाह सूरी चूंकि उन पे आक्रमण कर दिया था, तो इस डर से उसके डर की वजह से वो सब महल से निकल के भाग गए थे। जानते रहिएगा इस वजह से अकबर को जो जन्म हुआ था वो राजमहल में ना होकर बल्कि सिंध में हुआ था। और देखिए ये बात कहाँ आई है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कि उसके माता पिता शेरशाह से डर कर भाग रहे थे, तो चूंकि उन्हें वो पीछा किया हुआ था, उसके सैनिक जो थे आक्रमण कर दिया था, तो उसके डर की वजह से सब भाग रहे थे, इसलिए अकबर का जन्म राजमहल में ना होकर सिंध प्रांत में हुआ था। जानते रहिए 363 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर नए धर्म क्यों चलाना चाहता था। तो देखिए ऑप्शन में है उसका विचार था कि पुराना धर्म बेकार हो गया है। बी नंबर पे वह अपने साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के लिए अन्य धर्मों की जगह एक धर्म चाहता था। सी नंबर पर है उसे ऐसा कहने के लिए इलाहम हुआ था। और जानते हैं कि एक ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, वह धर्म के क्षेत्र में मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने किया था। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जानते रहिएगा अकबर नए धर्म को इसलिए चलाना चाहता है क्योंकि वह अपने साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के लिए अनेक धर्मों की जगह एक धर्म चाहता था, इसलिए उसने नए धर्म को चलाना चाहता था। तो चूंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 367 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे ऊपर। देखिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर क्यों लगा दिया, मतलब दोबारा फिर से क्यों लगा दिया गया। तो जानते रहिएगा इसलिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया कि वो सोचता था, उसका मानना था हिंदू बहुत समृद्ध हो गए हैं, इसलिए इन पे जजिया कर जरूर फिर से लगाना चाहिए। तो हिंदू समृद्ध होने की वजह से उसने लगाया था। तो देखिए हिंदू के समृद्ध होने की बात ऑप्शन नंबर बी में आई है कि हिंदू बहुत समृद्ध थे, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 368 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब शिवाजी को हराने में क्यों विफल रहा। तो जानते रहिएगा क्योंकि जो मराठा जो लोग थे वो गोरिल्ला युद्ध में बहुत कुशल थे, गोरिल्ला युद्ध बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए औरंगजेब शिवाजी से हार गया था। तो गोरिल्ला युद्ध का देखिए बात कहाँ आई है, देखो सुनो बी में है कि मराठा गोरिल्ला युद्ध में बहुत कुशल थे, इसलिए बी नंबर को क्लिक कर। 369 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से बाहर बुद्ध धर्म के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय किसको दिया जाता है। तो जानते रहिएगा भारत से बाहर बुद्ध धर्म का जो सबसे अधिक जो प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अशोक को। तो अशोक देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए बी में ऑप्शन क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा विदेशों में प्रचारकों को भेजा जाना, तो मतलब अशोक द्वारा विदेशों में प्रचारकों को भेजा जाना ही बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है किसको, अशोक को। तो इसलिए हम बी नंबर को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 370 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर किस लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो जानते रहिएगा जहांगीर जो था वो न्याय को कठोरता से लागू कराने के कारण प्रसिद्ध था। तो न्याय को कठोरता से लागू करने की बात ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 371 नंबर
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो जानते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को और आमंत्रित किया था दौलत खान लोधी ने। तो दौलत खान लोधी देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर निम्नांकित में से किस गुण के लिए प्रसिद्ध था? तो जानते हैं जो अकबर था वो प्रसिद्ध था दूसरों को आश्रय देने में और प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा पहचान के उनको आदर और सम्मान देने में। तो देखिए ऑप्शन देखिए सी में आया है बात सदा, देखिए आया है सदाशय। सदाशय मतलब हमेशा दूसरों को शय देता था, मतलब रहने का आश्रय प्रदान करता था, तथा प्रतिभाशाली लोगों की सच्ची परख रखता था, इसलिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जानते हैं कि दिल्ली में तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 374 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी किस लिए प्रसिद्ध था? तो जानते हैं कि शेर शाह सूरी प्रसिद्ध था सड़क निर्माण एवं कुशल प्रशासन के लिए। तो सड़क निर्माण और कुशल प्रशासन की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर अरब आक्रमण सफल होने के क्या कारण थे? तो जानते रहिएगा भारत पर आक्रमण करना चाहे जो भी आक्रमणकारी हो यहाँ इसलिए सफल हुआ था कि हमारा जो देश है वो अनेक संप्रदायों में बटा था, आपसी फूट थी और अनेक जातियों में डिवाइड था, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए जितने भी आक्रमणकारी है वो सब सफल हो गए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है कि भारत अनेक संप्रदायों, जातियों तथा राज्यों में बटा हुआ था और उनमें बहुत फूट थी, इसलिए अरब आक्रमणकारी सफल हो गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम क्लिक कर देंगे। 381 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू कराया? तो जानते हैं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो शुरू कराया था वो कराया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 382 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जानते हैं खालसा की स्थापना की गई थी आनंदपुर में। आनंदपुर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 383 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो जानते हैं गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए है शाहजहां। जानते हैं शाहजहां ने पांचवें गुरु अर्जुन सिंह की हत्या कराई थी। जानते रहिएगा जो औरंगजेब था इसने तेग बहादुर जी की हत्या कराई थी और जो शाहजहां था इसने अर्जुन सिंह जो कि पांचवें गुरु थी उनकी हत्या कराई थी। जानते रहिएगा। फिर देखिए 384 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपने कारखाने सबसे पहले कहाँ खोले? तो जानते हैं कि पुर्तगालियों ने अपने पहले कारखाने खोले थे दमन एवं दीव में। तो दमन एवं दीव की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में आई है, वो सॉरी बी में आई है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 385 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किलेबंदी कहाँ शुरू की थी? तो जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने सबसे पहले किलेबंदी शुरू की थी चेन्नई में। चेन्नई देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 376 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण क्यों किए? तो जानते रहिएगा जो महमूद गजनवी था इसने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो भारत की संपदा को लूटना चाहता था। तो देखिए भारत की संपदा को लूटने की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में आई कि वह भारत की संपदा को लूटना चाहता था, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 377 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पथ किसने शुरू किया? तो जानते हैं खालसा पथ शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते हैं कि उन्होंने शुरू किया था 1699 ईस्वी। 378 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां ने दिल्ली का सिंहासन कैसे प्राप्त किया? देखिए ऑप्शन में है अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके, बी नंबर पर है जहांगीर की हत्या करके, सी नंबर पिता के बाद पुनः गद्दी मिली और डी में है अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़कर। तो जानते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़कर शाहजहां को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त हुआ था, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 379 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में वातावरण कैसा था? तो जानते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में जो वातावरण था उसके राज्य का वो बहुत ही विद्रोहों से भरा हुआ था। तो विद्रोहों की बात देखिए ऑप्शन ए में है विद्रोह का, तो इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 380 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? तो जानते हैं कि मराठा राज्य का जो प्रमुख कारण जो था उसके पतन का वो था मराठों का आंतरिक कलह तथा फूट। मतलब उनमें जो मराठा लोग थे उनमें आपस में ही क्या था कि बिल्कुल मेल जोल था ही नहीं, वो आपस में बहुत ज्यादा फूट होने की वजह से, एकता न होने की वजह से उनका पतन हो गया था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए आया नहीं है, वो कट गया है, तो हम अपने से नोट कर लेंगे कि जानते रहिएगा कि मराठाओं की आंतरिक कलह तथा फूट ही वो कारण था जिसके वजह से मराठा राज्य का पतन हुआ। 386 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कब लंबी लड़ाई हुई? तो जानते रहिएगा भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो लंबी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1745 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में। तो 1745 से 1763 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 387 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो जानते रहिएगा बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो 22 अक्टूबर 1764 देखिए कहाँ देखिए 1764 है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर
साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हो गया? तो जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अंत जो हो गया था वो हो गया था तालीकोटा के युद्ध के में। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो कि हुआ था 1565 ईस्वी में। तो तालीकोटा का युद्ध देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते हैं कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का साम्राज्य का अंत हो गया था। फिर देखिएगा 389 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो जानते रहिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथा ब्रिटिश मैसूर युद्ध में। तो चौथा ब्रिटिश मैसूर देखिए कहाँ है, देखिए चौथा ब्रिटिश मैसूर युद्ध है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ये 4 मई 1799 में हुआ था और जानते रहिएगा इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने धोखा दे दिया था टीपू सुल्तान को और धोखा देकर धोखे से इसने मार दिया था। जानते 390 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो जानते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कारतूसों में चर्बी का लगाया जाना। तो कारतूसों में चर्बी का लगाया जाना देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इस विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अंग्रेजों को गोली मारी थी। जानते रहिएगा 391 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे कि मेरठ के सैनिकों में विद्रोह भड़क उठने का प्रमुख कारण क्या था? तो जानते मेरठ के सैनिकों में विद्रोह उठने का जो प्रमुख कारण था वो भी जो था वो चर्बी लगे कारतूस की ही वजह से था। तो चर्बी लगे कारतूस की बात देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते हैं कि ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। जानते रहिएगा 392 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार किस कारण उठाए थे? तो जानते हैं कि उन्होंने इसलिए उठाया था कि अंग्रेजों ने एक रूल बना दिया था, नियम बना दिया था कि अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी उनकी जो भी साम्राज्य है, अगर मान लीजिए कोई राजा है उसका कोई बच्चा नहीं है, अगर वो गोद किसी बच्चे को लेता है तो गोद लिए हुए बच्चे का जो बच्चा होगा उसका उस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस प्रॉपर्टी जो भी राजा महाराजा होंगे बल्कि उस पे अधिकार कंपनी का हो जाएगा। और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जी उन्होंने भी एक बच्चे को गोद लिया था, तो इसी रूल के खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने युद्ध की घोषणा की थी। और ये देखिए बात कहाँ आई है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है दत्तक पुत्र। दत्तक का पुत्र, दत्तक का मतलब होता है गोद लिए हुए पुत्र को, तो दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र को अधिकारों से वंचित करने का सिद्धांत जो लागू कर दिया था अंग्रेजों ने, इसके खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी। जानते रहिएगा 393 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की किसने मदद की थी? तो जानते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी सिखों ने। सिखों की बात देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 394 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में नव मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों का समर्थन क्यों नहीं किया था? तो जानते हैं कि नव मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों को समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका विश्वास था कि केवल ब्रिटिश शासक ही समाज सुधारक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनका विद्रोहियों का साथ ही नहीं दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिखाया है उनका विश्वास था केवल ब्रिटिश शासक ही समाज सुधारक हो सकते हैं, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक। 395 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब कि 3 कथन सही है और कोई एक है वो कथन सही नहीं है, तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पहले से नियोजित नहीं था और यह समय पूर्व था। ये बिल्कुल बात सही है कि 1857 का विद्रोह का जो डेट जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो रखी थी उससे पहले ही उन्हें करना पड़ गया था, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी। फिर देखिए बी नंबर पे है 1857 ईस्वी में देश के हर भाग में पूर्ण विद्रोह हुआ। तो देखिए ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पूरे भाग देश के हर भाग में पूरी तरह से विद्रोह हुआ होता तो अंग्रेज उसी समय भाग गए होते। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा यहाँ जो देखिए क्वेश्चन कहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हम बी नंबर को क्लिक। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट आप जरूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इसके अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।